ये है एक बोइंग 747 जंबो जेट जो 230 लोगों को लेकर न्यूयॉर्क से पेरिस की तरफ उड़ रहा है। शाम के 8 बज चुके हैं, बाहर अंधेरा हो रहा है और अंदर बैठे यात्री अपनी सीट्स पर सेटल हो रहे हैं। कुछ लोग मैगजीन पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे विंडो से बाहर देख रहे हैं और पायलट्स कॉकपिट में अपना काम कर रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये 230 लोग नहीं जानते कि अगले 12 मिनट के अंदर ये प्लेन हवा में ही फट जाएगा। ना कोई मिसाइल आएगी, ना कोई बॉम्ब फटेगा, ना ही इंजन्स खराब होंगे, फिर भी ये पूरा का पूरा एरोप्लेन टुकड़ों में टूटकर समुद्र में गिर जाएगा। और इसके बाद जो होगा वो अमेरिका की सबसे लंबी और सबसे कंफ्यूजिंग इन्वेस्टिगेशन बन जाएगी, जिसका सच आज तक लोगों को चैन से नहीं बैठने देता। क्योंकि इस प्लेन को हवा में टुकड़ों टुकड़ों में बिखरने वाली एक ऐसी चीज थी जो प्लेन के अंदर 25 सालों से पायलट्स की नजरों से छुपकर धीरे धीरे तैयार हो रही थी। अब सवाल यह है कि वो चीज क्या थी और एक बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाला प्लेन बिना किसी वार्निंग के अचानक कैसे फट सकता है। तो ये है फ्लाइट TWA 800 और उसमें बैठे 230 लोगों की दर्दनाक कहानी। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकांश लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। तो 17 जुलाई 1996 न्यूयॉर्क का JFK एयरपोर्ट, शाम के 8 बज रहे हैं। रनवे पर एक बहुत बड़ा प्लेन खड़ा है, बोइंग 747। इसके अंदर 230 लोग बैठे हुए हैं। कोई माँ अपने बच्चे को गोदी में लिए हुए है, कोई कपल हाथों में हाथ पकड़े पेरिस के सपने देख रहा है, कोई बूढ़ा आदमी विंडो से बाहर देख रहा है। सब लोग खुश हैं क्योंकि आज रात ये प्लेन उन्हें समुद्र पार करा के पेरिस ले जाएगा। लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं पता कि ये प्लेन पेरिस तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि टेक ऑफ के सिर्फ 12 मिनट बाद ये पूरा का पूरा प्लेन आसमान में एक आग के गोले में बदल जाएगा और अंदर बैठे 230 में से एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। पर आखिर ये सब हुआ कैसे, ये समझने के लिए हमें कहानी को बिल्कुल शुरू से समझना होगा। तो ये प्लेन उस दिन सुबह ग्रीस के एथेंस से उड़कर न्यूयॉर्क आया था। एक नॉर्मल फ्लाइट थी, कोई दिक्कत नहीं आई। लैंडिंग के बाद पुराने लोग उतरे और प्लेन को दोबारा पेरिस के लिए रेडी किया जाने लगा। नया पायलट आया, नया क्रू आया और केबिन में 212 नए पैसेंजर्स बैठे, साथ में 14 केबिन क्रू मेंबर्स, टोटल मिलाकर 230 इंसान। और ये कोई नए पायलट्स नहीं थे। कैप्टन के पास 18,000 से ज्यादा घंटे का एक्सपीरियंस था, को पायलट के पास 17,000 घंटे का। मतलब ये लोग सालों से प्लेन उड़ा रहे थे। इनके लिए ये एक और नॉर्मल रात थी, लेकिन आज की रात नॉर्मल नहीं थी। अब सबसे पहले समझो कि प्लेन में फ्यूल कैसे भरा गया। बोइंग 747 में कई फ्यूल टैंक्स होते हैं। 2 बड़े टैंक्स दोनों विंग्स में होते हैं और एक टैंक बीच में होता है जिसे सेंटर विंग टैंक कहा जाता है। ये टैंक बिल्कुल प्लेन के पेट में होता है, नीचे वाली साइड। अब पेरिस जाने के लिए उतना फ्यूल चाहिए नहीं था, तो सिर्फ विंग्स के टैंक्स में फ्यूल डाला गया और बीच वाले सेंटर टैंक को खाली छोड़ दिया गया। लेकिन खाली वर्ड यहाँ थोड़ा गलत है, क्योंकि इस टैंक में पिछले एथेंस वाली फ्लाइट से थोड़ा सा फ्यूल बचा हुआ था। कितना? बस 170 लीटर। अब 170 लीटर सुनकर लगता है कि बहुत है, लेकिन इस टैंक में 50,000 लीटर आ सकता है। तो 170 लीटर मतलब ऑलमोस्ट कुछ नहीं, इतना कम कि अगर आप टैंक के अंदर झांकोगे तो आपको फ्यूल दिखेगा भी नहीं। बस नीचे फर्श पर एक पतली सी वेट लेयर होगी। पर यही कुछ नहीं वाला 170 लीटर आज रात 230 लोगों की जान लेने वाला। लेकिन सिर्फ फ्यूल से कुछ नहीं होता, एक खतरनाक कॉम्बिनेशन के लिए कुछ और भी चाहिए था, एक स्पार्क। और वो चीज प्लेन का ही एक सिस्टम दे रहा था, बिना किसी को बताए। तो इसे ध्यान से समझो। देखो, प्लेन गेट पर खड़ा था, बाहर गर्मी थी, जुलाई का महीना था, न्यूयॉर्क में टेम्परेचर 27 डिग्री, अंदर पैसेंजर्स बैठे थे, तो केबिन को ठंडा रखना जरूरी था। इसके लिए प्लेन में AC सिस्टम होता है जिसे एयर कंडीशनिंग पैक्स कहते हैं। अब बोइंग 747 में 3 AC पैक्स होते हैं और इनमें से 2 बिल्कुल उस बीच वाले फ्यूल टैंक के नीचे लगे होते हैं। अब ये AC पैक्स केबिन को तो ठंडा कर रहे थे, लेकिन जो गर्मी ये बाहर निकाल रहे थे ना, वो जा कहाँ रही थी? वेल, सीधा ऊपर उस फ्यूल टैंक की तरफ, और बीच में कोई कवर नहीं था, कोई लेयर नहीं थी जो गर्मी को रोके। मतलब घंटों से ये AC पैक्स उस टैंक को धीरे धीरे गर्म कर रहे थे और किसी को पता भी नहीं चल रहा था। अब यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, बिना इसके आगे की कहानी समझी नहीं जाएगी।
तो देखो, लिक्विड फ्यूल और फ्यूल की भाप में जमीन आसमान का फर्क होता है। लिक्विड फ्यूल यानी पानी जैसा फ्यूल सेफ होता है, इतना सेफ कि अगर आप एक जलती हुई माचिस उसमें डाले तो वो बुझ जाएगी, बिल्कुल पानी की तरह। लेकिन जब यही फ्यूल गर्म होता है ना, तो उसकी भाप बनती है, और ये भाप जब हवा में मिलती है तो ये बॉम्ब जैसी खतरनाक हो जाती है। बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए और ये पूरा टैंक ब्लास्ट कर सकता है। और उस रात उस टैंक में एग्जैक्टली यही हुआ था। एसी की गर्मी से फ्यूल की भाप बन रही थी, भाप हवा में मिल रही थी, और वो मिक्सचर धीरे धीरे उस खतरनाक लेवल पर पहुंच रहा था जिसे सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी। और कॉकपिट में कोई भी अलार्म नहीं बजा, कोई लाइट नहीं जली, कोई वार्निंग नहीं आई। पायलट्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके प्लेन के पेट में एक इनविजिबल बॉम्ब रेडी हो रहा है। पर जैसा मैंने आपको कहा कि अभी धमाके में एक चीज की कमी थी, चिंगारी की। और वो चिंगारी आने वाली थी प्लेन की अपनी बिजली की तारों से। तो समझो, प्लेन के अंदर फ्यूल कितना है ये जानने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे FQIS कहा जाता है। ये सिस्टम बिजली के जरिए टैंक के अंदर मेजर करता है कि फ्यूल कितना बचा हुआ है। इसके लिए टैंक के अंदर कुछ वायर्स जाती हैं। अब ऑब्वियसली टैंक में बिजली की तारें ले जाना खतरनाक है, लेकिन इंजीनियर्स ने सोचा था कि हम इन तारों में इतनी कम बिजली भेजेंगे कि अगर गलती से स्पार्क हो भी जाए तो फ्यूल की भाप जलेगी नहीं। और ये सोचना सही भी था। इन तारों में इतनी कम बिजली थी कि फ्यूल को जलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वहां पर वो एनर्जी मिल नहीं सकती थी। मतलब सब कुछ सेफ था, लेकिन एक कंडीशन पर कि ये कमजोर तारों को कभी किसी ताकतवर तार से बिजली ना मिले। और यही वो जगह है जहां 25 साल पुराने प्लेन की उम्र ने अपना काम दिखाया। तो देखो, बोइंग 747 के अंदर हजारों तारों का जाल होता है। सोचिए, जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में बिजली की तारों का गुच्छा होता है, वैसे ही प्लेन में भी इन तारों का गुच्छा होता है। और इन गुच्छों में कमजोर तारों और ताकतवर तारों को अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन बोइंग के डिजाइन में ये दोनों तारें एक ही गुच्छे में साथ साथ बंधी होती थी, और उनके बीच में ना सिर्फ एक पतली प्लास्टिक की लेयर थी। अब 25 सालों में ये प्लास्टिक की लेयर टूटती है, घिसती है, जगह जगह से फटती है। मेंटेनेंस के दौरान लोग तारे हिलाते हैं, बदलते हैं, और धीरे धीरे वो प्लास्टिक लेयर जो दो तारों को अलग रख रही थी ना, वो कमजोर हो जाती है। और अगर ये लेयर टूट गई तो ताकतवर तार की बिजली कमजोर तार में घुस सकती है, यानी एक शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और TWA फ्लाइट 800 में एक और दिक्कत थी। उन कमजोर तारों पर एक अजीब सी लेयर जम रही थी, सिल्वर सल्फाइड, जो तब आती है जब तारों की प्लास्टिक लेयर टूटती है और उनके अंदर की सिल्वर वाली तार फ्यूल के टच में आ जाती है, जिससे फ्यूल में मौजूद एक केमिकल सिल्वर से रिएक्ट करके एक न्यू लेयर सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जो कि यहाँ हुआ था। अब ये लेयर एक तरह से तारों के बीच करंट को फ्लो करने में और ज्यादा अच्छे कंडक्टर का काम करने लगती है, क्योंकि ये लेयर बिजली को और आसानी से आर्क बनाने देती है। मतलब स्पार्क होने का चांस और ज्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि इस बीच वाले टैंक में फ्यूल कम भरा जाता था, तो ये लेयर यहाँ सबसे ज्यादा जम रही थी। बोइंग को पता था कि ये होता है, लेकिन उन्हें लगा कि ये बस फ्यूल गॉज की रीडिंग गलत करता है, कोई बड़ा खतरा नहीं है। और ये सोचना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब ये भी समझ लो कि ये जो सारी कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तब की है जब प्लेन 17 जुलाई 1996 को न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर खड़ा है और पेरिस की तरफ उड़ने वाला है। अब फाइनली सारी डीलेज खत्म हो जाती है। गेट के पीछे एक गाड़ी खराब हो गई थी, जिसे हटाया गया। एक पैसेंजर का बैग मैच नहीं हो पा रहा था, उसे सॉर्ट आउट किया गया। फ्यूलिंग में एक वाल्व का इशू आया, वो ठीक हुआ, और शाम के 8:19 पर यह बड़ा सा बोइंग 747 रनवे से दौड़ते हुए आसमान में उठा। इंजन गरज रहे हैं, प्लेन ऊपर जाता है, लॉन्ग आइलैंड के किनारे के साथ लेफ्ट टर्न लेता है, 13,000 फीट तक पहुंचता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। पायलट्स अपना काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर प्लेन में किसी को भी अंदाजा तक नहीं था कि उनकी ये बातें, ये मोमेंट्स उनकी जिंदगी के आखिरी पल हैं। 13,000 फीट पर टेक ऑफ के 10 मिनट बाद पहली बार कुछ अजीब होता है। कैप्टन को इंजन नंबर 4 का फ्यूल फ्लो इंडिकेटर अजीब सा लगा। उसने बोला, देखो ये क्रेजी फ्यूल फ्लो इंडिकेटर नंबर 4 पे देख रहे हो। अब नॉर्मली ये कोई बड़ी बात नहीं होती, छोटा सा सेंसर ग्लिच हो सकता है, तो किसी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम आज जानते हैं कि ये छोटी सी अजीब हरकत छोटी नहीं थी, क्योंकि इंजन नंबर 4 की फ्यूल फ्लो वायरिंग उसी तार के गुच्छे में थी जिसमें टैंक की FQIS वायरिंग थी। मतलब कहीं उस गुच्छे में कुछ हो रहा था, तारों के बीच कुछ गड़बड़ हो रही थी और पायलट्स को पता भी नहीं था। और फिर आता है वो पल,
8:31 कहीं तारों के गुच्छे में एक शॉर्ट सर्किट हुआ। ताकतवर तार की बिजली कमजोर FQIS तार में घुस गई। वो बिजली दौड़ते हुए टैंक्स के अंदर पहुंची। टैंक के अंदर उस तार पर जो सिल्वर सल्फाइड की लेयर जमी हुई थी उसने एक छोटी सी स्पार्क पैदा की, बस एक छोटी सी चिंगारी, और टैंक के अंदर जो फ्यूल की भाप और हवा का खतरनाक मिक्सचर बना था ना, वो 1 सेकंड में जल उठा। अब टैंक के अंदर आग इतनी तेजी से फैली कि टैंक की दीवारें उस प्रेशर को सह नहीं पाई। टैंक के अंदर का एक बड़ा स्टील का बीम टूटा और आगे की तरफ गिरा और उसने आगे की दीवार को तोड़ दी। आगे की दीवार ने पानी के टैंक को क्रश किया और फिर प्लेन के नीचे की स्टील की बॉडी फट गई और उसमें एक बड़ा सा होल बन गया और केबिन के अंदर की हवा जो प्रेशर में थी वो तेजी से बाहर निकलने लगी। इस सब ने मिलाकर प्लेन की रीढ़ की हड्डी यानी कि कील बीम को तोड़ दिया, और जैसे किसी इंसान की रीढ़ की हड्डी टूटे तो वो खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया। आगे का हिस्सा कॉकपिट समेत सीधा नीचे गिरने लगा और ये सब उस छोटी सी चिंगारी से लेकर प्लेन का टूटना सिर्फ 3 से लेकर 5 सेकंड में हुआ। इतना कम टाइम कि आप 1 से 5 तक गिन भी नहीं सकते। और अब जो हुआ ना, वो इस पूरी कहानी का सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा है, जिसने सालों तक लोगों को गलतफहमी में रखा। जब प्लेन का अगला हिस्सा टूटा तो पीछे का हिस्सा अचानक हल्का हो गया, और क्योंकि विंग्स अभी भी काम कर रही थी तो ये आधा टूटा हुआ प्लेन और 2-3 हजार फीट ऊपर चला गया, और इस दौरान विंग्स के फ्यूल टैंक से बर्निंग फ्यूल लीक हो रहा था। आसमान में एक लंबी आग की लकीर बन रही थी। फिर जब स्पीड खत्म हुई तो ये हिस्सा पलट गया और सीधा नीचे गिरने लगा। विंग्स टूटी, उनका फ्यूल भी जला और एक बहुत बड़ा आग का गोला बना। अब अगर आप उस रात लॉन्ग आइलैंड के बीच पर खड़े होते ना और ये सब देख रहे होते तो आपको क्या दिखता? पहले एक रोशनी ऊपर जाती हुई, फिर एक बड़ा धमाका, एग्जैक्टली वैसे जैसे एक मिसाइल किसी प्लेन को मारे। इसीलिए वहां पर खड़े कई लोगों ने जब ये सब आसमान में देखा तो उन्होंने भी मीडिया में यही बताया कि इस प्लेन को किसी मिसाइल ने हिट किया है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली, लोग बोलने लगे नेवी की मिसाइल टेस्ट थी, कोई बोला टेररिस्ट अटैक था, कोई बोला गवर्नमेंट सच छुपा रही है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सच बिल्कुल अलग निकला। नेवी के डाइवर्स ने समुद्र के 120 से 130 फीट गहराई से प्लेन का 95% हिस्सा बाहर निकाला। ये सोचिए कितना बड़ा काम था। हजारों टुकड़े समुद्र के अंदर से उठाए, फिर एक बड़े से हैंगर में इन टुकड़ों को दोबारा जोड़कर प्लेन बनाया गया, जैसे कोई बहुत बड़ा पजल सॉल्व कर रहा हो। हर एक टुकड़े को स्टडी किया गया और क्या निकला? कोई मिसाइल का टुकड़ा नहीं मिला, कोई बॉम्ब का निशान नहीं मिला, कोई बाहर से मारने का सबूत नहीं मिला। सारा डैमेज अंदर से बाहर की तरफ था। मेटल बाहर की तरफ मुड़ी हुई थी, अंदर की तरफ नहीं। मतलब ब्लास्ट अंदर से बाहर हुआ था, बाहर से नहीं। रडार में कोई मिसाइल दिखी नहीं, और ईस्ट विंड एयरलाइंस के एक पायलट ने जो उस वक्त 25 मील दूर था उसने साफ कहा, मैंने धमाका देखा लेकिन उससे पहले कोई मिसाइल नहीं देखी। FBI ने 1.5 साल तक छानबीन की। नवंबर 1997 में कहा कि इस हादसे में बॉम्ब या मिसाइल के रोल का कोई भी सबूत नहीं मिला। 4 साल बाद एक और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई जिसमें भी वही बात रिपीट हुई कि एक्सप्लोजन का कारण प्लेन के सेंटर टैंक में स्पार्क था, जिसकी चिंगारी ने फ्यूल की भाप को जलाया था। एग्जैक्टली कौन सी तार थी ये कभी भी पता नहीं चल पाया, और इस हादसे ने पूरी दुनिया में प्लेन्स बनाने और चलाने का तरीका बदल दिया। पहले सोच ये थी कि टैंक में चिंगारी मत आने दो, लेकिन अब समझ में आया कि ये गारंटी करना नामुमकिन है। तो एक नया सिस्टम बनाया गया, फ्यूल टैंक इनर्टिंग सिस्टम। ये सिस्टम खाली फ्यूल टैंक्स में नाइट्रोजन गैस भरता है। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जिसमें चीजें जल नहीं सकती। तो चाहे टैंक में फ्यूल की कितनी भी भाप हो, अगर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन है तो आग लगेगी ही नहीं। 2018 तक दुनिया के ऑलमोस्ट सारे बड़े प्लेन्स में ये सिस्टम लगाना जरूरी हो गया। वायरिंग के रूल्स भी बदले। अब कमजोर और ताकतवर तारों को अलग अलग रखना जरूरी था। पुरानी वायरिंग की रेगुलर चेकिंग जरूरी की गई। उस रात 230 लोगों की जान गई। उनके घर वाले आज भी उस रात को भूल नहीं पाए हैं, लेकिन उनकी वजह से आज दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बच रही है, क्योंकि उस रात के बाद जो रूल्स बने उन्होंने ऐसा हादसा दोबारा होने से रोक दिया। ये एविएशन का सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे जरूरी सबक था। तो आई होप आपको आज के वीडियो काफी पसंद आया होगा और कुछ नया जरूर जानने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर के जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है समुद्र के नीचे छिपे हुए मिस्टीरियस लेक्स के बारे में। कुछ ऐसी लेक्स जहां पर अगर कोई समुद्री जानवर घुस जाए ना तो वो दम तोड़ देता है, लेकिन आखिर समुद्र के नीचे ये लेक्स बनी कैसे और ये समुद्र के पानी में घुलती क्यों नहीं है?
जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।